माननीय मोदी जी कहां खड़े हैं? माननीय मोदी चुनाव में बिजी हैं। ना उनको देश के अंदर की समस्याओं की चिंता है, ना विश्व पटल पे भारत कुछ कर सकता था उसकी चिंता है। तो माननीय मोदी जी कहां कहां देख रहे हैं? असम में कोई जो वहां लोकल डांस हो रहा है, वहां का जो ट्रेडिशनल डांस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। तो मैं देख क्या पा रहा हूं कि इस वक्त एक 56 इंच वाला जो उनसे उम्मीद थी कि 56 इंच कहते थे करके दिखाएंगे, वो है नहीं, गायब है, सीन से गायब है। उनको सिर्फ चिंता क्या, 5 राज्यों का चुनाव कैसे जीत ले। और मैं आपको ऑलराइट विशंबर जी, हमें याद पड़ता है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता और हमारे अभिनंदन वर्तमान, हमारे 2 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान ने बनाए थे 1999 करगिल वॉर और अभी रिसेंटली 2019 में। हमें याद है, खासतौर से 2019 याद है। 19 में तो भारत ने पाकिस्तान को क्लियर अल्टीमेटम दे दिया था, 24 घंटे में वापस कर दो वरना आर पार हो जाएगी। और हमें याद है इमरान खान का भाषण जब वो प्रधानमंत्री थे, कैसे 4 दिन के अंदर अभिनंदन को वापस करना पड़ा था। ये पायलट, अगर यूएस का पायलट अगर ईरान के कब्जे में आ जाता है, क्या ये निर्णायक एक डिसाइसिव टर्न नहीं होगा इस वॉर के लिए? मानक थैंक यू, जय हिंद। पहले तो थोड़ा मेरा गला खराब है, माफी चाहूंगा। मानक देखिए, एक पायलट से, जैसे उन्होंने कहा, एक पायलट से मतलब निर्णायक उस पर नहीं जा सकता युद्ध। इस युद्ध के कई पहलू हैं। एक बात तो बिल्कुल इसमें कोई जायज नहीं है कि एक नैरेटिव है, जो नैरेटिव स्टार्ट किया था अमेरिका ने कि भाई हम एक ऐसी एक प्रचंड शक्ति को बर्बाद करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का वो नैरेटिव पंक्चर हो गया। नैरेटिव धीरे धीरे शिफ्ट हो गया ईरान की तरफ कि भाई ये लड़ाई जो है गैर कानूनी है और ईरान पे लड़ाई लॉन्च कर दी गई है। यू आर राइट ब्रो। लेकिन एक और मैं बताऊं बात, क्योंकि ईरानियन दोस्त बैठे हैं, अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही और अदर कंट्रीज में जिस तरह से मतलब ये बढ़ता गया, ये जो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती गई, तो ये जो नैरेटिव है ना, जो ये परसेप्शन है लोगों का, ये शिफ्ट वापस भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं अमेरिका इसी कोशिश में है, इसको स्ट्रेच करेगा। तो एक पायलट से कुछ नहीं होने वाला। एक पायलट के ऊपर अमेरिका, जैसे कल टिकू ने कहा, उनकी बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी है कि भाई एक भी पायलट नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पायलट गया तो गया, एयरक्राफ्ट गया तो गया, लड़ाई है। और नहीं हो सकता ये, जैसे डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन कर देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड उतार देंगे उसे वापस लाने के लिए, तो फिर तो लड़ाई बढ़ जाएगी। देखिए ऐसे तो नहीं होता है। बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि एक रेड कर दें और उस पायलट को ले आए। वो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, वो एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है फॉर इवैक्यूएशन ऑफ ए पायलट। जब इससे इंडिकेशन मिलेगा, न्यूट्रलाइज करके उसके चारों तरफ, इसका कहीं ना कहीं जो सिग्नल है वो वीक हो गया होगा, दूसरे को भी तो लाए ना, इसका सिग्नल वीक हो गया होगा, तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब ये है वेल प्रिपेयर्ड ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, जिसके बाद ईरान क्रम्बल हो जाए। क्या ये पायलट इस समय ईरान में सेफ होगा? विशंबर जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, जिस तरह की टेरेन है, जिस तरह के अमेरिकन पायलट्स ट्रेंड हैं, अमेरिकन पायलट्स, और जिस तरह से उनके पास इक्विप्ड हैं, जिस तरह से, वो मेरा मानना यह कि वो सेफ है। वो इक्विप्ड इस तरह से है, ट्रेंड इस तरह से है कि वो उनकी इंडिकेशन आती रहती है, कहीं ना कहीं किसी सिग्नल में प्रॉब्लम होगी, बहुत ट्रेंड है। और देखिए, हमारे तो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी, अभिनंदन भी ट्रेंड थे, वो तो थोड़ा सा एक ऐसी जगह पे थी ना जहां इमीडिएटली पॉपुलेशन हाई थी, पीपल थे, एंड उनकी सिक्योरिटी फोर्स नजदीक थी, राइट? सही पकड़े हैं। तो फर्स्ट डे था वॉर का, तो ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है वो सेफ है। और वो एंड में बार्गेनिंग जैसे होती है, मतलब हाई कॉस्ट वैल्यू जहां है वहां बार्गेनिंग, वहां ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा बार्गेन करेंगे इस चीज पे। लेकिन ये लड़ाई का मुद्दा नहीं हो सकता। लड़ाई के मुद्दे जो उनके ऑब्जेक्टिव है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, वो जब तक हासिल नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के लिए तो बहुत बड़ा झटका हो गया ना एक और, विशंबर जी। बिल्कुल, देखिए, लोगों के अंदर कोई भी लॉस, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जब उनके लॉसेस होते हैं इस तरह से, थोड़ा सा उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो जाती है। वरना लड़ाई में ये तो मानना चाहिए ना कि लॉसेस होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल आप बिल्कुल एक थर्ड टेक्नोलॉजी कंट्री से भी लड़ाई लड़ेंगे तो लॉसेस होंगे। यही बात तो ट्रंप कह रहे थे, यही बात ट्रंप कह रहे थे जब उनसे कहा गया भैया ये देखिए 2-2 विमान गिर गए, तो बोले यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, मतलब हम युद्ध में, आपको समझना होगा। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमारी कोई टक्कर नहीं है, हमने उनके एयर डिफेंस तबाह कर दिए, आर्मी नेवी सब बर्बाद कर दिया? अरे मानक, देखिए बात सुनो, जो
अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स है। देखिए एक बात माननी पड़ेगी, ईरान हैज प्लेड ने बड़ा स्मार्ट वॉर गेम खेला है। ईरान की जो स्ट्रैटेजी रही है और जो ईरान का जो रेजिलेंस रहा है बहुत स्मार्ट है, और ईरान ने तभी तो ईरान के पक्ष में हो गए लोग बाग। पहले मेरे जैसे एक आदमी बोलता था ये गलत युद्ध है, ये प्रचंड है, ये अनलॉफुल है, ये चार्ट है। आज दुनिया बोल रही है ना, बिकॉज ईरान हैज प्लेड ए वेरी स्मार्ट वॉर। आई मीन हेड्स ऑफ टू ईरान की स्ट्रैटेजी, हेड्स ऑफ टू ईरान की रेजिलेंस, हेड्स ऑफ टू ईरान का वो। और तभी बैकफुट पे लगता है अमेरिका, रियल में बैकफुट पे नहीं होगा अमेरिका। बिकॉज अच्छा, हम सुन रहे हैं विशंबर जी, हम जो सुन रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के दोनों, ये नीचे उड़ रहे थे, और जो चॉपर्स हैं वो भी नीचे उड़ रहे थे। चॉपर्स खासतौर से नीचे उड़ रहे थे शायद इन पायलट्स को ढूंढने के लिए, और इसीलिए शायद वो इनकी रेंज में आ गए, ईरान की रेंज में। उन्होंने चॉपर्स पर भी अटैक कुछ इन्होंने क्या किया है देखिए, कुछ S-300 शुरू में जो इजराइल और अमेरिका को लगा कि हमने पूरे S-300 डिस्ट्रॉय कर दिए, जबकि इन्होंने कुछ S-300 वॉर के रिजर्व में रखे हैं, जो ठीक टाइम पे जब इनको लगता है भाई ऑपरेट करके दे अगेन गोइंग। ऐसे लड़ेंगे ये, तभी तो लंबी लड़ाई खींचेंगे। और जहां तक तुमसे ना हो पाएगा। सोमनाथ भारती, जफर इस्लाम प्रवक्ता की हैट उतारकर ये कह रहे हैं एक इकोनॉमिस्ट के नाते कि अगर वॉर खत्म हो जाए 3 महीने में हम इससे उबर जाएंगे। सोमनाथ भारती, बोलिए आपकी राय। देखिए मैं तो ये देख पा रहा हूं मानक जी कि सो कॉल्ड डेवलपमेंट, हम चांद पे पहुंच गए, चंद्रमा पे घर बनाए जा रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं? मतलब हम लोग स्टोन एज में चले गए। इनफैक्ट ट्रम्प साहब ने ये शब्द भी यूज किया कि हम स्टोन एज में ले जाएंगे ईरान को। ये जो बार्बरिज्म दिख रहा है चारों तरफ और विश्वसनीय है। यूनाइटेड नेशंस का महत्व खत्म हो चुका है। इस वक्त भारत को वो रोल अदा करना चाहिए था जो गांधी करते, जो बुद्ध करते। बुद्ध और गांधी की धरती से कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो बार्बरिज्म हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, उस पर लगाम लगती। लेकिन क्या हो रहा है? माननीय मोदी जी कहां खड़े हैं? माननीय मोदी चुनाव में बिजी हैं। ना उनको देश के अंदर की समस्याओं की चिंता है, ना विश्व पटल पे भारत कुछ कर सकता था उसकी चिंता है। तो माननीय मोदी जी कहां देख रहे हैं? असम में कोई जो वहां लोकल डांस हो रहा है, वहां का जो ट्रेडिशनल डांस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। जनता माफ नहीं करेगी। मतलब ना देश की चिंता है व्यक्ति को कि देश में के अंदर इस प्रकार से लाखों लोग जो हैं किस प्रकार से बेघर हो रहे हैं, और पूरे देश के अंदर मतलब दिल्ली, सूरत हम तो देख ही रहे हैं, देवरिया, गोरखपुर हम देख ही रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि हर तरफ मुसीबत है। मतलब मेरे यहां जो मेड है, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरा गार्ड है, जो मेरे सिस्टर के यहां मेड है, किसी के पास भी एक भी जो 1 किलो वाला गैस है नहीं है। 450-500 रुपए रेट हो गया है। वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। जो एन मास माइग्रेशन हो रहा है मानक जी, उसकी चिंता माननीय मोदी जी को है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई उन्होंने, क्या किया उन्होंने? ऑल पार्टी मीटिंग में खुद नहीं आए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो मैं देख क्या पा रहा हूं कि इस वक्त एक 56 इंच वाला जो उनसे उम्मीद थी कि 56 इंच कहते थे करके दिखाएंगे, वो है नहीं, गायब है, सीन से गायब है। उनको सिर्फ चिंता क्या, 5 राज्यों का चुनाव कैसे जीत ले। और मैं आपको बता दूं, आपके जरिए देश को बता दूं, ये आने वाले समय में जैसे ही चुनाव खत्म होगा 29 अप्रैल को, वैसे ही तेल के दाम, गैस के दाम, एलपीजी के दाम आसमान छुएंगे। अच्छा सोमनाथ जी, देखिएगा। अच्छा ठीक है सोमनाथ जी, इस मुद्दे से हटके आपसे एक आध सवाल कर लूं? आप वही पूछेंगे केजरीवाल जी क्या करते? ना 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 ना, वो नहीं पूछूंगा। ना 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 ना, पूछूं? बोलिए ना। अरे भाई आप मालिक हैं। ओके सोमनाथ जी, ये राघव चड्ढा वाला क्या मसला है, क्या हो गया ये? राघव चटर्जी कहां कुछ लेना देना ट्रंप से और वहां से। हाँ, उनका तो सब दुनिया जानते क्या है क्या नहीं। अरे बताइए भाई, आपके सारे पार्टी के बड़े नेता वीडियो जारी करके बाकायदा उन पर निशाना साध रहे हैं। आप मेरे साथ लाइव बैठे हैं, 2 दिन से राघव चड्ढा का नाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं मानक जी, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जो देखो मेरी पार्टी मेरी मां है। मां को जब जब चोट पहुंचे तो हमारा दायित्व है हम खड़ा रहें। हाँ जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिलवा दिया, हाँ, आपको राज्यसभा का सदस्य बनाया, उस पार्टी के मुखिया पे जब भाजपा ने अटैक किया, आप चले गए लंदन। जब उस पार्टी के मुखिया के खिलाफ जो उन्होंने भाजपा ने साजिश रची, जब वो एक्सपोज हुआ,
जब कोर्ट ने कहा भाई इसमें मसाला यहां तक नहीं है कि भाई कि हम केस चला सकें, हाँ। जिसपे 6 महीने का जेल दे दिया माननीय केजरीवाल साहब को, तब भी आप नहीं बोले। ठीक है, तो आप किस काम के लिए पार्टी में हैं? तो कारण क्या है कि पार्टी का एक डिसिप्लिन है। और एक बात और बता दूं, आम आदमी पार्टी में वही रहे जो सच बोल सकता हो। अगर मोदी जी गलत करें तो गलत बोलना पड़ेगा। अच्छा अगर सोमनाथ जी, अब मैं आपको बताता हूं, तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर में फेल्यूर हुआ है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है। ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मोदी जी नहीं आ पाए, बोलना पड़ेगा। ठीक है। आप बोलते क्यों नहीं है? ठीक है, अब मैं आपको अंबर जी कह रहे हैं लड़ाई लंबी खींच सकती है, हिंदुस्तान तैयार है क्या आपके हिसाब से? सरकार हमारी तैयारी कह रही है, हमने 2 महीने का ऑयल सप्लाई सुनिश्चित कर लिया है। अजय उपाध्याय। सच्चाई तो है कि पूरा देश देख रहा है आज जिस तरह की परिस्थिति है, और अभी से एलपीजी का जो संकट है, और अभी एक अमेरिकन कोई गोडसे साहब है, उन्होंने ठीक है उनको अपने अमेरिका के हित में बात करनी थी, पर जिस तरह उनके शब्दों में अहंकार झलक रहा था, ये सच्चाई दिखा रहा है कि भारत के लिए वो खुद ही बोल रहे हैं कि 9 दिन का रणनीतिक हमारा जो है यहाँ पे रिजर्व है, जबकि अमेरिका के पास 180 दिन का रिजर्व है। इस तरह से भारत की जो परिस्थिति आज है, सच्चाई है कि हम क्यों इस झगड़े में फंस गए, हमारे लोगों के साथ इस तरह न्याय क्यों हो रहा है। भाई अमेरिका इजराइल को लड़ना था, वो तो आ गया ईरान में लड़ने। हमारे ठीक है कि हमारे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कोई मजबूरी थी जिसके कारण वो ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थे, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता तो नहीं चाहती है युद्ध हमारी। लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। आज इन युद्धतर देशों के अलावे यदि सबसे ज्यादा किसी का स्टेक फंसा है, सबसे ज्यादा किसी को हानि हो रही है, तो भारत को हो रही है, क्योंकि भारत का 1 करोड़ जनमानस जो है जान माल की उसकी सुरक्षा नागरिक होने के नाते वेस्ट एशिया में फंसा हुआ है। जिस तरह से तेल का आयात का संकट हमारा गहराता जा रहा है, एलपीजी का संकट इस देश में लोगों के चूल्हा चौकी और किचन तक पहुंच गया, इसमें भारत के इन लोगों के क्या दोष थे? मैं आज भी कहता हूं डिप्लोमेटिक फेल्योर जरूर सरकार की हमारी रही है, हम उस तरह से एसेस नहीं कर पाए, और अपने पुराने दोस्त ईरान को कम से कम सपोर्ट जहां नैतिकता के आधार पर करनी चाहिए थी, जिन मुद्दों पर हम उनको नहीं कर पाए, जैसे कि वो मारे गए, उनको हमको करना चाहिए था, डिमाइज शब्द यूज कर दिया, नहीं करना था। उनका आया था हमारे आंगन में देना, उसका हमको मारा गया, उस पर हमको कुछ आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। ये आक्रमण हुआ एक सोवरेन नेशन पर अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा, उसका कम से कम हमको खंडन करना चाहिए था। ये एक सोवरेन नेशन का कर्तव्य था। लेकिन तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देश की जनता आज भी सबसे ज्यादा इसका भुगतने के लिए आने वाले समय में यदि युद्ध बढ़ता है तो हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल 2 बिलियन लगभग आयात का जो है बिल हमारा जो है बढ़ेगा। अजय उपाध्याय एक सवाल, जिस तरह से व्यापारी एक सवाल और मैं चाहता हूं थोड़ा स्पेसिफिक इस पर बोलिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इस नए प्रशासन के बारे में भी थोड़ा बोलिए ना। आप ये तो बोल देते हैं भैया प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर हो गया। ट्रंप कैसे नेता है? उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सरकार कैसी सरकार है? थोड़ा उस पर बोलिए ना। ट्रंप कैसे नेता है मानक जी? ट्रंप की जनता आप देख लीजिए ना, अमेरिका की 10-10 लाख लोग सड़कों पर हैं, 10-10 लाख लोग उनका विरोध कर रहे हैं पब्लिकली जाकर। और ये मैं मानता हूं कि अमेरिका की खूबसूरती भी है, कि अमेरिकन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वो विरोध के लिए अपने ही देश के राष्ट्राध्यक्ष पर कर रहे हैं। तो ये कैसे है इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आए दिन पलटते हैं। पर दिक्कत यह है कि वो पलटते हैं और उनके पीछे हमारे लोग जाकर छुप जाते हैं। ये जो सस्टांग डिप्लोमेसी के प्रणेता हमारे सरेंडर जी महाराज हैं, इनको जिस तरह से लगातार उनका समर्थन अच्छा एक काम करिए, बहुत दिन हो गए, मैं सोच रहा हूं आपसे फिर पूछ लेता हूं आज अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और ट्रंप ने ये वॉर शुरू की होती तो राहुल गांधी क्या करते? बताइए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहला काम करते, ईरान एक सोवरेन नेशन पर आक्रमण हुआ था, पूरी तरह से पूरी जोर के साथ एक सोवरेन नेशन के विरुद्ध ये आक्रमण है, उसका विरोध करते। पहला लाइन ठीक है। नॉन अलाइनमेंट के तहत हम पॉलिसी के तहत रहते, हम बीचते नहीं बेंजामिन नेतन्याहू के यहां जाकर 2 दिन पहले अपना मेडल, एक झूठा मेडल लेने के लिए। हम कड़ा प्रतिरोध करते कि आप किसी भी सोवरेन नेशन के साथ शांतिपूर्ण और डिप्लोमेटिक ढंग से बात कीजिए और शांति का प्रयास कीजिए यदि कोई बात है तो। अमेरिका का राष्ट्रपति का ईगो है
ये अमेरिकन का नहीं है। अमेरिकन का ईगो होता तो अमेरिका के लोग सड़कों पर मतलब नहीं सिर्फ आते। विरोध करते ना, बेंजामिन नेतान्याहू सिर्फ विरोध का करना ईगो था है, ना एक, जो और सरकार ने नहीं स्टील किया। फाइल वालों का सिर्फ विरोध करना था ना। विरोध का मतलब सरकार हाँ। नहीं, वैश्विक व्यवस्था रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ठीक ये है। रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ है। ठीक है। इसका भारत सरकार, हमारी सरकार होती, हम विरोध करते और हम चाहते कि यह शांतिपूर्ण इसका समाधान हो। हम अपने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।